नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारी एग्री विद पुष्पेंद्र पे हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। अगर आप भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी कम समय में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पा रही है, तो आप हमारे चैनल पे आए हैं, बिल्कुल सही आए हैं क्योंकि हम आपकी कम से कम समय में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 पूरा अपलोड कर दिया था, पार्ट 3 थे उसके। आज हम उसी सिलसिले में अगली वीडियो लेकर आए हैं, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका 6-7 नंबर का पूछा जाता है कि जो पुष्प होते हैं उनमें जनन किस प्रकार से होता है। इसके बाद जो वीडियो आएगी मानव में जनन की, ठीक है? आज हम इसको देखते हैं। अगर आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपके दोस्त कर रहे हैं, तो उनको वीडियो की लिंक शेयर करें, जिससे वो भी हमारे चैनल से जॉइन हो सकें और आने वाला नोटिफ़िकेशन उनको मिल सके। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले हम जो है पुष्प की संरचना की अगर बात करें, क्योंकि अगर हम बात करते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तो अगर हम बात करते हैं लैंगिक जनन की, तो आपको मालूम है जो भी पादप होते हैं, पादप में जो आपका लैंगिक अंग होता है वो आपका क्या होता है, पुष्प ही होता है। क्योंकि पुष्प में ही आपका क्या होता है, नर और मादा दोनों अंग आपके पुष्प में ही पाए जाते हैं। इसलिए जो भी पेड़ पौधे हैं उनके लैंगिक अंग की अगर बात करें तो वो आपका क्या माना जाता है, पुष्प माना जाता है। तो इसलिए हम सबसे पहले पुष्प के भागों को एक बार देख लेते हैं। कह रहा जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, जो ग्रीन कलर की पंखुड़ियाँ होती हैं, उनको हम बाह्य दलपुंज बोलते हैं। ठीक है? जो आपकी कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार की ये दलपुंज है आपका। उसके बाद कह रहा है ये आपका जो है पराग को कोश है, ये आपका पुतंतु है। उसके बाद ये आपकी पराग नली है इसके अंदर, ये वाला भाग आपका वर्तिका है, ठीक है? और ये वाला भाग आपका वर्तिकाग्र है। नीचे वाला ये वाला भाग आपका अंडाशय है, ठीक है? उसके बाद ये वाला अंदर वाला अंडाशय के बीजांड है और बीजांड के अंदर जो है आपको मादा युग्मक अंडकोश जो है मिलेगी, ठीक है? इसके बाद कह रहा है जो पुंकेसर होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका नर अंग होता है, नर जनन अंग होता है। अगर स्त्री केसर की बात करें तो ये आपकी क्या होती है, ये मादा जनन अंग कहलाती है। ये मादा जनन अंग होती है और पुंकेसर आपका नर जनन अंग होता है, ठीक है? ये वर्तिका के भाग हैं। अगर हम बात करें, सॉरी, वर्तिका, ये स्त्री केसर के भाग हैं, यानी कि मादा जननांग जो होती है इसके 3 भाग, एक वर्तिकाग्र होता है, एक वर्तिका होती है, एक आपका अंडाशय होता है। ऐसे पुंकेसर के 2 भाग, परागकोश होता है और आपका पुतंतु होता है। इसके 2 भाग होते हैं, ठीक है? उसके बाद कह रहा है जो पुष्प का आपका डंठल जिसे बोलते हैं, ये आपका पुष्प विरंत होता है। ये आपका क्या कहलाएगा, ये पुष्प विरंत कहलाएगा, जिससे पुष्प क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। पुष्पासन क्या होता है, पुष्पासन की बात करें यानी कि पुष्प का आसन, जिस पे पुष्प क्या होता है, स्थित होता है, ठीक है? सारे भागों को हम एक एक करके अलग अलग चित्र के माध्यम से भी जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं वो भी वीडियो को देखने के लिए आ जाएं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें एक पुष्प में कितने 4 चक्र पाए जाते हैं। कह रहा जो भी पुष्प होता है उस पुष्प में आपके कितने 4 चक्र जो है पाए जाते हैं। एक बाह्य दलपुंज होता है, ठीक है? एक आपका दलपुंज होता है, एक आपका पुमंग होता है, एक आपका जयांग होता है, ठीक है? 4 चक्र आपके जो है इसमें पाए जाते हैं। अब अगर बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, कह रहा है कि जो आपका सहायक चक्र है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, कह रहा ये वाले 2 जो चक्र होते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये कैसे होते हैं, ये आपके सहायक चक्र होते हैं। क्या कहेंगे इनको, सहायक चक्र कहेंगे। अगर बात करेंगे आवश्यक चक्र, तो आपका जो पुमंग होता है और जयांग होता है, ये आपके कैसे चक्र होते हैं, आवश्यक। आवश्यक का मतलब होता है कि जरूरी है, क्योंकि यही आपके क्या है, ये वाला भाग जो है आपका, ये क्या कहलाएगा, ये वाला आपका नर कहलाएगा और जो जयांग है ये वाला आपका क्या, मादा भाग कहलाएगा, ठीक है? इतना समझ गए कि अगर पूछा जाए पुष्प में आपका नर जननांग कौन सा होता है, पुमंग, पुमंग नहीं है तो पुंकेसर, ठीक है? और उसके बाद आपका मादा जननांग कौन सा होता है, जयांग, यानी कि स्त्री केसर, ठीक है? तो ये मादा जनन अंग होता और पुमंग आपका नर जनन अंग होता। आगे देखते हैं, कह रहा बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज सहायक चक्र कहलाते हैं, बता दिया, जबकि पुमंग और जयांग आवश्यक चक्र कहलाते हैं।
ये दोनों चक्र जो है ये जनन क्रिया में मदद करते हैं, ठीक है, जनन क्रिया में मदद करते हैं, इसलिए सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें सहायक चक्र बोला जाता है। परंतु दो काम किसका है? काम आपका पुमंग और जयांग का है, यही जनन क्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? आवश्यक चक्र बोला जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है क्योंकि पुंकेसर जो है और जयांग प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक चक्र कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाह्य दलपुंज की, ठीक है। बाह्य दलपुंज की अगर बात करें, कैलिक्स इसको बोला जाता है। कह रहा है ये पुष्प का प्रथम चक्र होता है जो अधिकांशतः हरे रंग का होता है। कह रहा ये जो बाह्य दलपुंज होता है ये मुख्यतः हरे रंग का ही पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बाह्य दलपुंज जो है आपका अनेक बाह्य दलों से मिलकर के क्या होता है? बना हुआ रहता है। आगे बात करते हैं, ठीक है। इस प्रकार का आपका ये वाला है, ये आप देख लें, इस प्रकार का जो हरा वाला भाग होता है, इस प्रकार का ये आपका क्या होता है? बाह्य दलपुंज होता है। देखो बाह्य दलपुंज की बेटा अगर बात करें, ये क्या करता है? सुरक्षा का भी काम करता है, क्योंकि जब पुष्प आपका क्या होता है, जो पुष्प है एक साथ तो खिला नहीं होगा, उसकी बड्स यानी कि कली आई होगी। कली जो कलिका अवस्था होती है, कलिका अवस्था में जो आपका बाह्य दलपुंज होता है ये फूल को पूर्ण तरीके से ढका हुआ रहता है। तो कलिका अवस्था में ये क्या करता है? फूल की सुरक्षा करता है, ठीक है। उसके बाद अगला बात करते हैं दलपुंज की। आगे हम किसकी बात करेंगे? दलपुंज की अगर बात करेंगे तो दलपुंज की अगर बात करें, कह रहा है ये पुष्प का दूसरा चक्र है, अनेक दलों से मिलकर के बना होता है, इसमें कई सारे दल होते हैं, ठीक है। जैसे एक दल आपका क्या हो गया? ये वाला, ये एक दल है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये। इसीलिए कहा जाता है कि अलग अलग दलों से मिलकर के क्या होता है? बना हुआ होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य है परागण में कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना, ठीक है। कह रहा है इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? जो भी कीट हैं जब परागण की क्रिया होती है तो उस समय कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है। और ये होता कैसा है? ये चटक मटक मतलब रंग बिरंगा होता है। जब रंग बिरंगा होगा तो कीट इससे क्या होते हैं? जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाली जो भाग आपको दिख रहा है ये रेड कलर का, यही आपका क्या है? दलपुंज है। और ये अलग अलग दलों में क्या होता है? पाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम पुमंग की, ठीक है। पुमंग की अगर बात करें, कह रहा पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र है और ये एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर के बना होता है। और पुमंग पुष्प का नर भाग होता है, जो आपको पहले ही बता चुके हैं। कह रहा जो पुंकेसर होता है, अब पुंकेसर की अगर बात करें, पुंकेसर जो है इसके दो भाग होते हैं, एक परागकोश होता है, एक पुतंत होता है, ठीक है। अब हम बात कर लें परागकोश और पुतंत की। ये आपका क्या है? ये परागकोश जो है पराग पुंकेसर है, पुंकेसर की संरचना है। पुंकेसर में कह रहा है जो ऊपर वाला भाग होता है ये क्या होता है? ये वाला आपका परागकोश होता है, ठीक है। और जो नीचे वाला भाग है ये वाला इस प्रकार का, इसे क्या बोलते हैं? पुतंत बोलते हैं। और कह रहा जो परागकोश होता है ये कैसा होता है? इस प्रकार का बना हुआ रहता है, कभी भी आप देखना, यानी कि एक पाली और दो पाली। ये कैसा होता है? द्विपालित, यानी कि दो भागों में ये क्या होता है? विभक्त रहता है, इसलिए इसे द्विपाली बोला जाता है। आगे कह रहा ये इसमें अंदर जो है आपके पराग कण क्या होते हैं? भरे हुए रहते हैं। और जो आपका ये वाला जो भाग है यहाँ पे ये इस प्रकार की जो आपको लाइनें दिख रही हैं, इन लाइन को पराग कोश में स्पोन की रेखा जो है बोला जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम जयांग की। कह रहा जयांग की अगर बेटा बात करें तो कह रहा ये पुष्प का चौथा और आखिरी चक्र होता है। ये पुष्प का मादा भाग होता है। जयांग एक या एक से अधिक स्त्री केसरों से जो है मिल करके बना होता है। अब कह रहा जयांग के तीन भाग होते हैं, आपको बताए थे। जो जयांग है इसके तीन भाग, एक आपका वर्तिका होगा, दूसरा वर्तिकाग्र होगा, दूसरा आपका वर्तिका होगा, तीसरा आपका अंडाशय होगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला आपका यहाँ पे चित्र बना है। अगर हम इसकी जो है ये पूरे का चित्र बना है, अगर हम बात करते हैं ये वाला जो भाग है ऊपर वाला, ये आपका वर्तिकाग्र कहलाएगा। और ये नीचे वाला जो भाग है ये आपका वर्तिका कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये वाला भाग जो है ये अंडाशय कहलाएगा, ठीक है। अंडाशय के अंदर ही आपका बीजांड होता है, ठीक है। ये वाली जो है नली आपको दिख रही है, ये पराग नली है, जिससे पराग जो है आपके अंडाशय यानी कि बीजांड के अंदर क्या होते हैं? आते हैं,
ठीक है, वो आगे बात करेंगे। अभी हम इनके भागों की बात कर रहे हैं। अगर आपको जो है पुष्प का चैप्टर एकदम डिटेल में पुष्प के भागों को चाहिए तो उसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब कह रहा पुष्पी पौधे जो होते हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, आवृतबीजी पौधों में पुष्प उसका लैंगिक अंग होता है। कि अगर पूछा जाए कभी भी कि आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उनमें लैंगिक भाग कौन सा होता है, तो आपका पुष्प होता है। ठीक है, कह रहा पुष्प में नर जननांग के रूप में पुंकेसर और मादा जननांग के रूप में स्त्री केसर का निर्माण होता है। आगे कह रहा पुंकेसर व जयांग के अंदर जो है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्रमशः परागकण और महाबीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बात कह रहा है परागकण जो होते हैं उनसे नर युग्मोद्भिद एवं महाबीजाणु से मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। नर युग्मोद्भिद जो है आपका नर युग्मक बनाता है और मादा युग्मोद्भिद से जो है अंड कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है कि नर युग्मक एवं अंड कोशिका के मिलने से, दोनों जब मिलेंगे संयुग्मन से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज जो है जाइगोट क्या बनता है। आगे क्या, निषेचन के पश्चात युग्मनज युक्त बीजांड को बीज कहते हैं और बीज के अंकुरण से दोबारा से एक नया पेड़ क्या होता है, तैयार हो जाता है। अब हम इसकी अवस्थाओं की बात करते हैं। कह रहा जो ये सभी घटनाएं जो है क्रमित रूप से 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती हैं। अरे यहाँ से लेकर के जो भी घटनाएं एक बीज तक बनने तक की जो भी घटनाएं होती हैं वो 3 चरण में क्या होती हैं, आपकी पूरी होती हैं। प्रथम चरण है निषेचन पूर्व घटना, दूसरा चरण है निषेचन, तीसरा है आपका निषेचन पश्च घटना, यानी कि निषेचन के बाद की क्रियाएं। ठीक है, तीनों क्रियाओं को हम देखेंगे। सबसे पहले अब बात करते हैं पुमंग की। पुमंग की अगर बात करें, कह रहा पुमंग जो है पुष्प का नर जननांग है। ये आपको कई बार बता चुके हैं, अब तो याद भी हो गया होगा बेटा। ठीक है, पुमंग की इकाई को पुंकेसर या लघु जो है बीजाणुपर्ण कहते हैं। कह रहा आवृतबीजी पुष्पों का परागकोश 2 पालित, अभी आपको बताया था द्विपालित यानी कि 2 पालियों वाला जो है पाया जाता है, क्योंकि ये कैसा होता है, इस प्रकार से होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, 2 पाली या द्विपालित बोलते हैं। आवृतबीजी परागकोश द्विपालित संरचना है। ठीक है, प्रत्येक परागकोश पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, इन्हीं को परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। ठीक है, आगे कह रहा लघु बीजाणुधानियों के अंदर परागकणों या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये नोट्स जो हैं आप एकदम कॉपी पे लिखते हुए चलिए, ये एकदम शॉर्ट में नोट्स हैं। अगर आप पेपर में आता है और लिख के आएंगे तो आपको इसी प्रकार से 100 आपको जो है 1% पूर्ण नंबर जो है मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए ये वाला है, आपको क्या कह रहा है, तो ये आपके जो है इस प्रकार आप देख रहे हैं, ये वाले जो भाग हैं ये परागकोश 1 2 3 4 होते हैं, एक में 2 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्या है, ये परागपुट। आगे बात करते हैं परागकोश की संरचना की। कह रहा है एक परागकोश द्विपालित होता है, प्रत्येक में 2 कोष्ठ होते हैं। अभी बताया द्विपालित होगा और प्रत्येक में कितने, 2 कोष्ठ पाए जाएंगे। पूर्ण परागकोश एक जो है आपका चतुर्कोणीय संरचना होता है। ठीक है, चतुर्कोणीय का मतलब 4 जो है आपके कोष्ठ इसमें पाए जाएंगे, इसीलिए इसे चतुर्कोणीय संरचना बोलते हैं। कह रहे इसके चारों कोनों पर एक लघु बीजाणुधानी पाई जाए। जो भी चारों कोने हैं, चारों कोनों पे एक लघु बीजाणुधानी जो है पाई जाएगी। कह रहे लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणुओं अर्थात परागकण का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि परागकण का निर्माण कहाँ पे होता है, तो जो लघु बीजाणु है, ठीक है, अब वो लघु बीजाणुधानी है। लघु बीजाणुधानियों में जो है आपका परागकण या इसको लघु बीजाणु बोलते हैं, इनका क्या होता है, निर्माण होता है। आगे देखिए हम यहाँ फिगर के थ्रू, इसको चित्र के थ्रू भी एक बार देखेंगे। सबसे पहले लघु बीजाणुधानी की संरचना की बात करें, कह रहे इसमें आपका जो है 4 परत होती हैं। कितनी, 4 परत होती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। कह रहे लघु बीजाणुधानी 4 परतों से मिलकर के बना होता है। सबसे बाहरी परत जो है एक परतीय चपटी सतह होती है, ये और जो है ये बाह्य त्वचा कहलाती है। दूसरी जो है अंत स्थिसियम जो है, ये दूसरी एक परतीय होती है। एक परतीय का मतलब एक स्तर वाली,
ये पराग कोश के स्फुटन में सहायक होती है। जब पराग कोश में स्फुटन होता है उसमें ये सहायक होती है। कह रहा है मध्य परत जो है ये परत 3 से 5 स्तरीय होती है, यानी कि 3 से लेकर के 5 स्तरों से मिलकर के बनी होती है। उसके बाद आपका जो है टेपिडम है। टेपिडम ये पिरामिड आकार की एक स्तरीय परत होती है। अब देखिए हम इसको फिगर के थ्रू एक बार जो है देख लेते हैं। देखिए कह रहा है ये वाला आपका पराग जो है आपका पुंकेसर का भाग, ये पुतन तो आपको बताया था, ये बीच वाला भाग योज है, और ये आपको देखो एक पाल ये हो गई, एक पाल ये हो गई, यानी कि पराग पालियाँ हैं। पराग पालियाँ 2 होती हैं। और ये वाले आप देख रहे हैं ये पराग पुट हैं आपके, ये वाले पराग पुट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये परागकण जो दाने की जैसी संरचना है इनको परागकण बोलते हैं। ठीक है, कितनी, एक ये हो गया, एक में कितनी पालियाँ होती हैं, 1 2, इसीलिए अब दोनों में कितनी, 1 2 3 4 होती हैं, इसीलिए इसे जो है चतुष्कोणीय जो है बोला जाता है। अब इसकी परतों की बात करें, देखिए बाह्य त्वचा जो है आपकी इस प्रकार की है। ठीक है, ये वाली संरचना है, एक हमने लिया। कह रहा ये आपका अंदर वाली जो है टेपकम है, टेप्टम जो है। उसके बाद ये आपकी अंतस्थियम है, और ये मध्य वाली है। 4 इसकी परतें जो है पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो। आगे कह रहा है टेप्टम जो है, टेप्टम के कार्य की अगर बात करें कि इसके कार्य क्या होते हैं, एक बार इसके कार्य की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि ये विकसित हो रहे लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करते हैं। कह रहे जो लघु बीजाणु जो है, ठीक है, टेप्टम जो है, जो लघु बीजाणु विकसित होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का भी कार्य करते हैं। ये पराग किट का निर्माण भी करते हैं, जो पराग किट होती है जिसके अंदर पराग रहते हैं उनका निर्माण करते हैं। टेप्टम एक स्पोरो जो है पोलेनिन नामक प्रोटीन स्रावित करता है, जो पराग कण को वर्षा, धूल, सर्दी, गर्मी आदि से सुरक्षित रखता है। आगे कह रहा ये कैलेस एंजाइम का स्रावण करता है, जो लघु बीजाणु के स्फुटन में सहायक होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं लघु बीजाणु जनन की, कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। कह रहा लघु बीजाणु धानी के परिपक्व होने पर, जो लघु बीजाणु धानी होती है उसके परिपक्व होने पे क्या होता है, कह रहा बीजाणु जनन ऊतक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में क्या करता है, अपनी वृद्धि करता है, और जिससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है, और चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्क जो है कहते हैं। यही चतुष्क परिपक्व होकर अलग अलग बाद में हो जाते हैं, और अलग होने के बाद 4 परागकणों का निर्माण करते हैं। आगे बात करते हैं कि जो परागकण होते हैं इनमें स्फुटन जो है कैसे होता है। कह रहा है पराग कोश में कुल 4 स्तर पाए जाते हैं। पहला बाह्य स्तर, अंतः स्तर, मध्य स्तर और आपका टेपिटम स्तर। कह रहा पराग कोश के परिपक्व होने पर मध्य स्तर और टेपिटम जो है नष्ट हो जाते हैं। स्टोमियम वाले स्थान पे अंतः स्तर पतली होती है। स्टोमियम स्थान पर उपस्थित अंतः स्तर की कोशिकाएं जलहान करके सिकुड़ जाती हैं, जिससे बाह्य स्तर पे तनाव बढ़ता है और परागकोश जो है स्टोमियम स्थान से फट जाता है, और जिससे परागकोश से परागण स्वतंत्र हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 4 परतें जो है आप देख सकते हो। ठीक है, पहली आपकी जो है ये वाली बाहर वाली है, एक्जाइन जिसे बोलते हैं। ठीक है, दूसरी वाली जो है एंटाइन है आपकी, और ये वाली आपकी जो है ये जनन कोशिका है, ये नालनाभिक है। ठीक है, उसके बाद ये वाला आपका अंदर की ओर क्या है, जीव द्रव है। इस प्रकार इसकी संरचना जो है पाई जाती है। आगे बात करते हैं हम कि जो परागकण है, कह रहे परागकण जो है इसकी बात करें, परागकण नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, और परागकण जो है एक आगुणित कोशिका होती है। इसमें जो 2 भित्तियाँ क्या होती हैं, पाई जाती हैं। एक बाह्य भित्ति होती है, एक आपकी आंतरिक भित्ति, अंतःचोल होता है। ठीक है, आगे बात कर लें कि बाह्य चोल जो है, बाह्य चोल एक अत्यधिक प्रतिरोधक बसीय पदार्थ जो है, कह रहा ये प्रतिरोधक बसीय पदार्थ होता है।
स्पेरोपोलेनिन से मिलकर के बना हुआ रहता है। और स्पेरोपोलेजिन जो है इस पर किसी भी ताप है, अम्ल है, क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। कह रहा यही कारण है कि पराग कणों का जैविक अपघटन नहीं होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए पराग कणों का जैविक अपघटन क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका जो बाह्य चोल होता है वो आपका एक प्रतिरोधक बसीय पदार्थ जो है स्पोरोपोलेजिन जो है इनके द्वारा बना हुआ होता है और इस पर किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं अंताचोल की। कह रहा अंताचोल जो है आपका पेक्टोसेलुलोज से मिलकर के बना होता है और अंताचोल से ही आपकी पराग नलिका का निर्माण होता है। और आगे कह रहा है कि जो पराग कोश हैं, पराग कण हैं, पराग कणों का पराग कोश से निकलने से पहले इनके केंद्रक में विभाजन होता है और 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। कह रहा है जो पराग कोश होते हैं, पराग कोश जब पराग कणों से निकलते हैं, ठीक है, पराग कणों का पराग कोश से निकलने से पहले इनमें 2 केंद्रक बन जाते हैं, एक वर्धी केंद्रक होता है, एक जनन केंद्रक होता है। ठीक है, कह रहा फिर कोशिका द्रव का विभाजन होता है। जब आपका केंद्रक का विभाजन हो जाता है उसके बाद कोशिका द्रव का विभाजन होता है और वर्धी कोशिका और जनन कोशिका क्या करती है, यहाँ पे बनती है। कह रहा बाह्य चोल में जगह जगह क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, जनन छिद्र बोला जाता है। जो बाह्य चोल रहता है उसमें जगह जगह पे छिद्र पाए जाते हैं और इसी वजह से उनको हम जनन छिद्र भी कहते हैं। आगे कह रहा है जिससे पराग नलिका क्या होती है, निकलती है, इसी से आपकी पराग नलिका निकलती है। उसके बाद कह रहा है कि आपका द्विकोशिकीय अवस्था में, ठीक है, पराग कण जो है पराग कोश से मुक्त होते हैं और पराग कण की क्रिया द्वारा मादा पुष्प के वर्तिका पे क्या होते हैं, ये पहुंचते हैं। देखो जब भी पराग कण आपका जो है उसमें अंकुरण होगा और अंकुरण के बाद ही वो क्या है, मादा जननांग पे पहुंचेगा। जब ये वर्तिका पे आता है तो वहां पे अंकुरण जो है होता है, अंकुरण हो जाता है, अंकुरण होने के बाद वर्तिकाग्र पे आता है, वहां से पराग नली होती है, वहां से होता हुआ ये क्या करता है, आपका अंडाशय में आता है। ठीक है, अब कह रहा है, आगे कह रहा है कि वर्तिकाग्र पर पहुंचकर पराग कण का अंकुरण होता है और पराग कण के जनन छिद्र के माध्यम से अंताचोल द्वारा पराग नलिका का निर्माण होता है। कह रहा है जो जनन छिद्र हैं इनके माध्यम से आपका जो अंताचोल है इसके द्वारा पराग नलिका का निर्माण होगा और यही पराग नलिका बढ़ते हुए कहाँ पे, जो बीजांड है अंडाशय से होते हुए बीजांड में जाकर के प्रवेश कर जाती है और जो जनन कोशिका है वो पराग नलिका के माध्यम से आपकी क्या होती है, बीजांड में जो है पहुंचता है। और कह रहा है जनन कोशिका जो है आपकी पराग नलिका रास्ते में ही समसूत्री जो है समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 नर युग्मक का क्या करती है, निर्माण करती है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपका जो है जो पराग कण है इसमें अंकुरण होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका अंकुरण होता है, ये सिंपल है, इसमें धीरे धीरे अंकुरण हो रहा है, ये परिपक्व क्या है आपका जो है परागकोश हो गया। ठीक है, ये अंकुरण की अवस्थाएं हैं। आगे कह रहा है, अब बात करते हैं जयांग की। ये तो परागकण की हो गई, अब जयांग का जो है क्या होता है। कह रहा है जयांग पुष्प का मादा भाग होता है, ये बता दें, जिसकी इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। कह रहा प्रत्येक स्त्री केसर में 3 संरचना होती हैं, एक वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है और अंडाशय होता है। कह रहा स्त्री केसर का शीर्ष भाग जो है वर्तिकाग्र तथा आधार भाग अंडाशय कहलाता है। वर्तिकाग्र और अंडाशय से जोड़ने वाली नली को वर्तिका कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बीजांड की संरचना की, कि जो बीजांड है इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, ये आप देख सकते हैं। कह रहा देखिए ये वाला जो है, ये वाली जो भाग है ये आपका हाइलम बोलते हैं, ये वाला भाग आपका जो है चलाइंजा बोलते हैं, ये आपका बीजांड का है, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, ये वाली आपकी ध्रुवी केंद्रक है, ये अंड कोशिका है आपकी इस प्रकार की, ये सहायक कोशिका होती है और ये वाले बाह्य व आंतरिक अध्यावरण है और ये आपका बीजांड द्वार है, ये आपका बीजांड वृंत रहता है। ठीक है, और इन सबको मिला के हम इसको क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश जो है बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत जो है कहते हैं।
और कह रहा है जो बीजांड एक या दो आवरणों द्वारा, के आवरण का मतलब परत यानी कि लेयर, कह रहा है बीजांड जो है वो एक या दो आवरण द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। बाहरी आवरण को हम बाह्य अध्यावरण और जो अंदर वाला आवरण है इसको हम अंतः अध्यावरण जो है कहते हैं। आगे कह रहा जो अध्यावरण बीजांड के एक स्थान पर अपूर्ण होता है उसको हम क्या, बीजांड द्वार कहते हैं। मतलब अपूर्ण का मतलब उसको पूर्ण तरीके से इस प्रकार से घेरे हुए नहीं रहता, इस प्रकार से थोड़ा सा खुला हुआ रहता है, इसी स्थान को हम बीजांड द्वार कहते हैं। आगे कह रहा बीजांड का वह भाग जहाँ से अध्यावरण निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, निभाग बोलते हैं। कह रहा जहाँ से अध्यावरण जो है निकलता है उस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, निभाग बोलेंगे। कह रहा जो हमेशा बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा का मतलब बीजांड द्वार अगर इधर है तो आपका निभाग क्या होगा, इस साइड में। विपरीत दिशा ये इधर है तो ये इसके उल्टा होगा, इस प्रकार से। आगे कह रहा है कि बीजांड काय के मध्य में एक थैली नुमा संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश। जो बीजांड काय है उसके मध्य मीन्स बीच में एक थैली जैसी संरचना रहेगी उसको क्या बोला जाएगा, भ्रूणकोश बोला जाएगा। और कह रहा है जो भ्रूणकोश होता है इनमें आपकी 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ होती हैं जिसे हम पृथमुख कोशिका क्या है कहते हैं। और इसके बाद बोला कि भ्रूणकोश के मध्य में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। 3 कोशिकाएं प्रायः बीजांड द्वार की तरफ होती हैं जिनमें मध्य कोशिका को अंड कोशिका तथा अगल बगल की कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहा जाता है। मध्य कोशिका मतलब बीच वाली जो कोशिका होती है उसको अंड कोशिका, और इसके इधर उधर जो कोशिकाएं होती हैं उसको हम इन दोनों को सहायक कोशिका जो है कहते हैं। अगर इसकी बात करें हम, ठीक है, ये वहाँ भी आपको दिखाया था, ये भी आपका चित्र है, ठीक है, ये आपका बीजांड द्वार है, ये आपका ऊपर बताया था निभाग होगा, इसके अपोजिट बीजांड द्वार है, इसके अपोजिट यानी कि निभाग पाया जाएगा। ये आपका नाभिक हो गया, ये आपका बीजांड जो है वृंत हो गया, ये आपका बीजांड काय हो गया अंदर वाला, और ये अंदर वाला पीले कलर का ये भ्रूणकोश है, और बाहर वाला ये आपका क्या है, अध्यावरण यानी कि इसकी लेयर है, परतें हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम बीजांड का जो है परिवर्धन व गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। कह रहा है इसका परिवर्धन कैसे होता है, कह रहा है बीजांड और भ्रूणपोष की परिवर्धन की प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु आपका जो है जनन कहते हैं। कह रहा जो बीजांड है और भ्रूणपोष इसका परिवर्धन जो होता है उसी क्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। आगे इसको देखते हैं। कह रहा है कि बीजांड काय में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में से एक अर्ध स्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इसी का जो है इसका कोशिका द्रव गाढ़ा और केंद्रक क्या होता है, बड़ा होता है। इसे हम प्रिपुसु जो है कोशिका कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, प्रिपुसु कोशिका जो है बोला जाता है। कह रहा जो प्रिपुसु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। कह रहा जो प्रिपुसी कोशिका है इसमें समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन के द्वारा इससे बाहर की तरफ एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका का निर्माण होता है, और भीतर की तरफ जो बीजाणु जनन कोशिका है उसका निर्माण होगा। यानी भीतर की तरफ किसका निर्माण होगा, बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होगा। और बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह क्या है, कार्य को करने लगती है। आगे कह रहा है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 आगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, 4, ठीक है, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है इससे इस प्रकार से 1 2 3 4 जो है आपका क्या होता है, आगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। और इनमें से 3 आगुणित गुरु बीजाणु जल्दी नष्ट करा, इनमें से जो है 3 जो है आपके गुरु बीजाणु क्या होते हैं, जल्दी नष्ट हो जाते हैं, और एक गुरु बीजाणु जो है क्रियाशील होता है, और यही क्रियाशील गुरु बीजाणु ही भ्रूणपोष या मादा युग्मोद्भिद में जो है परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। बाकी के 3 नष्ट हो जाते हैं आपके। अब कह रहा है भ्रूणकोश या मादा युग्मोद्भिद का विकास, कि इसका विकास जो है कैसे होता है। कह रहा है जो क्रियाशील, अब जो एक आपका जो है बचा हुआ था जो क्रियाशील हो गया था वही क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद की प्राथमिक कोशिका है,
यही प्राथमिक कोशिका बनाता है। यही गुरु बीजाणु जो है वृद्धि कर बीजांड का अधिकांश भाग क्या करता है, घेर लेता है। यही वृद्धि करेगा और वृद्धि करने के बाद बीजांड का अधिकांश भाग को क्या करेगा, घेर लेगा। उसके बाद कह रहा है इसका केंद्रक जो है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा फिर से दो केंद्रक में क्या होता है, विभाजित हो जाता है और दोनों जो केंद्रक हैं, दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों पे क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या, पुनः इन केंद्रकों में समसूत्री विभाजन। अब कह रहा है ये तो दो थे, अब फिर से इनमें क्या होता है, विभाजन होता है और दो से कितने केंद्रक बन जाते हैं, 4 केंद्रक बन जाते हैं। पुनः चारों केंद्रकों में समसूत्री विभाजन द्वारा होता है और 4 से आपके 8 बन जाते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि जो 4 केंद्रक निभाग और 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर स्थित होते हैं, कह रहा है 4 केंद्रक किधर होंगे, निभाग की ओर, और 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर स्थित होंगे। एक केंद्रक निभाग की ओर से, एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर से मध्य में आकर स्थित हो जाते हैं। कह रहा जैसे ये वाला भाग है, 4 केंद्रक इधर हैं, 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 इधर हैं, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, दोनों आकर के यहाँ पे मध्य में बीच में यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, स्थित हो जाएंगे। और कह रहा है 3 केंद्रक जो निभाग की ओर स्थित होते हैं वो कोशिका द्रव का विभाजन करके प्रतिमुख कोशिका कहलाते हैं। कह रहे जो 3 केंद्रक निभाग की ओर स्थित होते हैं ये कोशिका द्रव का विभाजन करके प्रतिमुख कोशिका कहलाते हैं। और 3 केंद्रक जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होते हैं ये कोशिका द्रव का विभाजन करके मध्य की कोशिका अंड कोशिका या मादा युग्मक कहलाती है। ठीक है, जो आपके बीजांड द्वार की ओर स्थित होते हैं ये कोशिका द्रव का विभाजन करके कहाँ पे, मध्य कोशिका या अंड कोशिका, ठीक है, मध्य कोशिका, अंड कोशिका या मादा युग्मक कहलाती है। ठीक है। उसके बाद अगल बगल की कोशिका सहायक कोशिका, कह रहा जो अगल बगल की कोशिकाएं होती हैं उनको सहायक कोशिका और ध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर जो है आपका द्वितीय केंद्रक क्या है, बनाता है, कहलाता है। उसके बाद कह रहा है कि परिपक्व भ्रूण कोश 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है। परिपक्व जो भ्रूण कोश होता है वो 7 कोशिकीय वाला और 8 जो है केंद्रकीय वाला होता है। इसको एक बार हम देख लेते हैं। देखिए हमने क्या कहा था, इसमें आपका प्रथम में आपका एक केंद्रक है, एक केंद्रक विभाजित होकर क्या करेगा, 2 केंद्रक बनाएगा। एक केंद्रक आपका किधर चला जाएगा, निभाग, ये ऊपर वाला निभाग है, ये क्या है, बीजांड द्वार है। एक केंद्रक निभाग की ओर, दूसरा केंद्रक बीजांड द्वार की ओर चला जाएगा। और यहाँ पे कौन सा विभाजन होगा, यहाँ पे आपका समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा, समसूत्री विभाजन होगा। अब कह रहा ये आपका जो 2 केंद्रक हैं ये दोनों केंद्रक फिर से विभाजित होकर कहाँ, 1 से 2 बनाएंगे ऊपर, और ये नीचे वाला 1 से 2 ऊपर बनाएंगे। ऐसे ही आपका कह रहा है कि 2 से कितने बनेंगे, आपके 4 बनेंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। देखो जो थ्योरी में पढ़ा था भाई हमारा फिगर के थ्रू आप समझ जाएंगे। कह रहा 2 इधर बने, 2 इधर, अब ये 2 क्या करेंगे, 4 बनाएंगे, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी कि टोटल कितने, 8 केंद्रक का निर्माण हो गया। 4 किधर है, निभाग की ओर, और 4 किधर है, बीजांड द्वार की ओर। अब कह रहा है जो निभाग से एक केंद्रक और बीजांड द्वार से एक केंद्रक जो आपका यहाँ पे है बीच में आकर के दोनों मिल जाते हैं, मध्य में स्थित होते हैं, इसी को हम द्वितीय केंद्रक बोलते हैं। और यहाँ बीच वाला जो है ये नीचे वाले में जो बीच वाला होता है इसको हम अंड कोशिका या जो है मादा युग्मक बोलते हैं। और इसके जो पड़ोस वाले होते हैं इनको हम सहायक कोशिका कहते हैं। और ऊपर वाला जो निभाग की ओर होते हैं इनको हम प्रतिमुख कोशिका जो है कहते हैं। तो इस प्रकार से भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा आगे चलेगा, जब इसका विकास हो गया तो परागण चलेगा कि परागण जो है अब कैसे होता है। तो परागण जो है आपको जो है अलग वीडियो में बताएंगे। ठीक है, उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप जो है इन नोट्स को जो है लिखते हुए भी चलना है। नोट्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम की लिंक आपको जो है मिल जाएगी।